हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम सॉल्यूशन का टोटल 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट डी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर सॉल्यूशन से आएंगे क्वेश्चन तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आते हैं। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हेडिंग देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हम लोग अभी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली depends upon the number of solute particle present in the solution and does not depends the नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर से कोई मतलब नहीं है। दो सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा अगर दोनों का में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम होगा। मानते हैं अगर दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट नेचर का हो, मान लो एक शुगर का है एक यूरिया का सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, तो हम बोलते हैं कि दोनों सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा। अब सवाल है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम किस किस टर्म्स का बात करेंगे। तो हम लोग का 12th क्लास में मेनली 4 टाइप्स का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो लिख रहे हैं हम, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या क्या है? तो पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सॉल्यूट का नेचर क्या है? दो सॉल्यूशन है, दोनों अगर अलग अलग सॉल्यूट प्रेजेंट है नेचर वाइज, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दोनों में सेम है, तो ये चारों प्रॉपर्टी, चाहे वो ऑस्मेटिक प्रेशर हो या इस टाइप का जो चारों प्रॉपर्टी है, वो सभी सेम होगा। आगे हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा एग्जैक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो इन चारों में से आज हम पहला पार्ट कॉलिगेटिव का पढ़ेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लेना पहले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो ऑस्मेटिक प्रेशर को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे ताकि हमको ऑस्मेटिक प्रेशर समझ में आए। तो पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन होता क्या है। कुछ टर्म्स है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सब समझेंगे। उसके बाद हम लोग को ऑस्मेटिक प्रेशर समझ में आएगा।
तो डिफ्यूज़न हम लोग 9-10 में भी पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते थे, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट गैस या टू डिफरेंट लिक्विड या सॉलिड, इस डिफ्यूज़न तीनों जगह होगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि लिक्विड का बात कर रहे हैं, इसीलिए डिफ्यूज़न का जो डेफिनेशन लिखेंगे वो लिक्विड वाला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द स्पॉन्टेनियस intermixing of two different liquid called diffusion। पहले ये समझते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप जो हो रहा है। जैसे अगर हम वाटर में अगर इंक का 2-3 ड्रॉप अगर हम ऐड करते हैं तो वो अपने आप मिक्स होके वो पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े हैं पहले भी। गैस का इंटरमिक्सिंग पढ़े हैं, लिक्विड का इंटरमिक्सिंग पढ़े हैं, सॉलिड में भी डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न के बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक में पढ़ेंगे, एक टर्म है, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजी में पढ़े होगे तुम लोग 9 में भी, और नहीं तो बायोलॉजी 11 क्लास में भी पढ़ना है, SPM जिसको बोलते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करेगा अपने थ्रू पास होने में। मतलब द मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन पास एंड सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट पास। तो वही लिख रहे हैं, द मेम्ब्रेन through which only solvent particle can pass and solute particle cannot pass, called सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है, अगर हम एग्जांपल में बात करें तो एक होता है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे हो गया जितने भी एनिमल ब्लडर होते हैं लाइक पिग ब्लडर, ये सब होंगे नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एग्जांपल में हम लिखते हैं एनिमल ब्लडर, जो एग्जांपल किसका है? नेचुरल SPM का एग्जांपल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और दूसरा अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो वो पर्चमेंट पेपर हम बोल सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल है, तो ज़्यादा हम ये में नहीं जाते हैं। पर्चमेंट पेपर ये क्या है? आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो सकता है, सॉल्यूट नहीं पास होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं ऑस्मोसिस, फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर क्या। 3 बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला डिफ्यूजन पढ़ लिए, डिफ्यूजन मतलब 2 लिक्विड अपने आप जो मिक्स होता है, दैट इज डिफ्यूजन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने से अलाउ करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल को पास होने नहीं देगा ड्यू टू साइज डिफरेंस। एंड थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑस्मोसिस, फिर हम लोग आएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा जाता है। ऑस्मोसिस को समझते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर लिए हैं जिसमें हम वाटर ले लिए हैं, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसमें एक फ्लास्क को इन्वर्ट करके हम यहाँ पे अरेंज करते हैं इसे, ठीक है। इन्वर्टेड फ्लास्क है ये, और यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, ये जो है इस फ्लास्क को बंद किए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये वाटर है एक कंटेनर में, इन्वर्टेड फ्लास्क लिए हैं, उसको क्लोज किए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस फ्लास्क के अंदर, इन्वर्टेड फ्लास्क के अंदर हम क्या लिए हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हैं। समझना 3 चीज यहाँ पे है, ये प्योर सॉल्वेंट है वाटर, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ सॉल्यूशन है।
इसको इस टाइप में अरेंज करके रख देते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि इसका लेवल तो यहीं तक था, कुछ देर के बाद देखते हैं कि इसका लेवल अपने आप बढ़ रहा है, लेवल बढ़ना चालू हो गया। इसका मतलब ये जो कंटेनर में वाटर था, ये वाटर यहां शिफ्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, वाटर एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हुआ फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन था, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। तो ऑस्मोसिस उसी को बोलते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन तो हम बोल रहे हैं, मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या तुम बोल सकते हो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो लिखते हैं पहले डेफिनेशन, फिर समझ रहे हैं। ये समझ में आया क्या प्रोसेस हुआ है, यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, तो द मूवमेंट ऑफ solvent particle from solvent to solution, या तुम बोल सकते हो, हम यहाँ लिख रहे हैं तुम कुछ भी बोल सकते हो, या फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन, या लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, कॉल्ड। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑस्मोसिस में हम ये बोल रहे थे कि ऑस्मोसिस होता क्यों है, कि आखिर क्यों सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन, या फिर फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन। आखिर क्यों सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है वो हम लोग को थोड़ा समझना, मतलब कॉजेज ऑफ ऑस्मोसिस हम लोग को समझना है। ठीक है, तो देखो हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये दोनों कंटेनर सेपरेट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर में मान लो प्योर वाटर है और इस कंटेनर में सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, तो ये वाटर इधर मूव कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अब यही सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऑस्मोसिस हो रहा है। तो एक बात बताओ, इसमें प्रेशर तो अप्लाई हो रहा होगा जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, दोनों का सेम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें वेपर प्रेशर भी अप्लाई हो रहा होगा और इसमें भी वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक, वेपर प्रेशर ये किसका है जी, सॉल्वेंट का, क्योंकि यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल है, और ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, लेकिन साथ ही साथ दोनों में वेपर प्रेशर वर्ड भी एक आएगा, क्योंकि लिक्विड है, वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट था और ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन था। तो हम लोग को पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर में, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, तो बता सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में सेम है, लेकिन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो प्रेशर जो नेट प्रेशर है वो किधर ज्यादा होगा? ऑब्वियस है इधर ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। ये तो दोनों सेम है, अगर मान लो दोनों में 5 atm प्रेशर लग रहा है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन से ज्यादा है, मान लो 10 है atm और ये है मान लो कितना 8 होगा, तो रिजल्टेंट जो हुआ इधर 15 हुआ, इधर कितना हुआ 13 हुआ। तो सॉल्वेंट साइड रिजल्टेंट जो प्रेशर होगा वो ज्यादा लगेगा। जब रिजल्टेंट प्रेशर ज्यादा होगा तो मूवमेंट तो यही साइड होगा, इधर तो मूवमेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट तो मूवमेंट नहीं होगा। तो मेनली जो ऑस्मोसिस का मेन रीजन होता है वो नेट प्रेशर की वजह से होता है, और वो भी वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टर्म्स पढ़ते हैं। हम लोग ऑस्मोसिस समझ लिए कि ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं, सेम जो अभी हम डायग्राम बनाए थे ऑस्मोसिस में, सेम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इधर हम क्या लिए हैं, इधर हम लिए हैं वाटर, इधर क्या था सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लिए हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो अभी हम देखे थे कि इसमें कौन कौन प्रेशर अप्लाई हो रहा है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर। ठीक है, इसमें भी वही हो रहा था, लेकिन सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूव हो रहा था। ये हम लोग देखे थे कि ऑस्मोसिस हो रहा है। लेकिन अब बोलता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूव हो रहा है, लेकिन अगर बोलता है कि वैसा प्रेशर, मान लो इधर सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन साइड एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं, पी एक्सटर्नल, अलग से एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं, वो इतना प्रेशर लगाएंगे कि ये जो मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट पार्टिकल का ये क्या हो जाए, रुक जाए। अभी तो मूवमेंट अपने आप हो रहा था प्रेशर डिफरेंस की वजह से, है ना। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन साइड एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, कितना प्रेशर लगाएंगे तो अभी हम बात करते हैं। देखो ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था जी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। क्या प्रेशर डिफरेंस था, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन इसमें वेपर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। क्योंकि हमको पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, इसीलिए इधर मूव कर रहा था। अब अगर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन साइड में लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इन सब के अलावा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बताए थे कि 5 atm है, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को मान लो 10 atm है, कितना हो गया 15 हुआ, इसमें भी 5, लेकिन सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लो 8 atm, क्योंकि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, मान लिए 8 है। दोनों का समेशन किया कितना हुआ टोटल 15 atm, इधर दोनों का समेशन कितना हुआ 13 atm। लेकिन अगर हम इधर से इधर प्रेशर कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया, इसीलिए सॉल्वेंट इधर मूव कर रहा था। लेकिन अगर हम इस साइड 2 atm प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तब, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मूवमेंट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो 2 atm प्रेशर अप्लाई किया, दोनों सेम हो गया ना, दोनों साइड प्रेशर। तो यहाँ पे हम जस्ट ये एग्जांपल दिए थे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह मिनिमम प्रेशर होता है जो हम सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करते हैं, ताकि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
वही लिखे हैं, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, विच इज अप्लाइड ऑन द surface of solution so that osmosis phenomenon can stop, called osmotic pressure। मतलब वह मिनिमम प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस फिनोमेनन रुक जाए उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, जैसे ऑस्मोसिस हम इंपॉर्टेंट बताए थे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस, नाम से ही पता है रिवर्स ऑस्मोसिस को जनरली आरओ बोलते हैं। नाम सुने होंगे, कैंट आरओ, एक्वागार्ड का आरओ होता है, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है, समझते हैं। नाम से ही पता है ऑस्मोसिस का उल्टा, समझो। फिर से सेम हम कंटेनर ले रहे हैं, दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो इधर हम फिर से क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, इधर क्या लिए हैं, सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक। और यहाँ क्या लगाया है जी, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। स्टार्ट से आते हैं, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल का। इस ऑस्मोसिस को रोक दिए कैसे, जब हम इधर एक्सटर्नल प्रेशर पाई अप्लाई किए। पाई मतलब वो क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किए तो ये दोनों यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा था वाटर का वो रुक गया, रुका हुआ है। अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर 2 एटीएम अप्लाई किए थे जिसकी वजह से ये रुक गया था, मूवमेंट नहीं होगा। अब अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 2 एटीएम ऑस्मोटिक प्रेशर था जिसकी वजह से ये रुका हुआ था, लेकिन अगर हम इस साइड प्रेशर को 2 एटीएम से 3 एटीएम कर दें, मतलब अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा जी, प्रेशर इधर तो रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट उल्टा होने लगेगा। किधर से किधर होने लगेगा, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन था। या हम बोल सकते हैं किधर मूवमेंट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, उल्टा ऑस्मोसिस का। या हम बोल सकते हैं मोर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम क्या लिखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में, कि व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure is applied, ठीक है, on the surface of solution। जब ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, देन मूवमेंट ऑफ solvent particle takes place from उल्टा solution to solvent। या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑस्मोसिस में लिखे थे फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। या उसमें लिखे थे लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन, तो इसमें लिखेंगे मोर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन, कॉल्ड
रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी एग्जाम में आता है। 3 टर्म्स डेफिनेशन में पूछा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। एक तो पहला ऑस्मोसिस पूछा जाता है, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा पूछा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है किसके बेसिस, किसके थ्रू, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम इसके बारे में इसका जो डिफ्यूजन पढ़े थे स्टार्टिंग में, उससे हम इसको रिलेट करते हैं। मतलब अगर हम डिफरेंस करें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, तो क्या होगा देखते हैं। पहला जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेशन होगा। दोनों में डेफिनेशन हो जाता है। डिफ्यूजन में स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग और ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। दूसरा, डिफ्यूजन में एसपीएम नहीं चाहिए, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, तो हम लिखते हैं एसपीएम इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें क्या चाहिए, एसपीएम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड के लिए होता है। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में भी डिफ्यूजन होगा, गैस में भी होगा, सॉलिड में भी होगा। लेकिन ये क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड ओनली। फोर्थ में हम अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस को रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोले, लेकिन डिफ्यूजन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, है ना, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे, इट कैन बी रिवर्स्ड। कोई दिक्कत। और एक चीज हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस में, कि डिफ्यूजन जब होता है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग होता है। जैसे अगर हम वाटर में इंक ऐड कर दिए तो इंक भी घूम रहा है, वाटर भी मूवमेंट कर रहा है, दोनों। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ टेक्स प्लेस, इसमें डिफ्यूजन में। लेकिन इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टेक्स प्लेस। जल्दी से इसको पॉज करके लिखो, पॉज करके जल्दी से लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लॉ ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। इस पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसी से निकलेगा एक फॉर्मूला और इसी से इसका न्यूमेरिकल होगा। पहला लॉ जो बोलता है, फर्स्ट लॉ, स्टेटमेंट हम नहीं लिखवाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है कि द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पाइप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टेटमेंट तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या बोले, द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन टेम्परेचर क्या है, रिमेन कांस्टेंट। पहला लॉ। सेकेंड लॉ का अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अगर हम सेकेंड लॉ
ऑफ ऑस्मोसिस का बात करें तो सेकेंड लॉ भी यही तीनों टर्म से रिलेटेड है, मतलब पाई, सी और टी से। तो ये क्या है कि ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। मतलब हम बोल सकते हैं द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। दोनों को हम कंबाइन करते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या बोल सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, या फिर अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसके जगह एक कांस्टेंट जोड़ते हैं दैट इज आर सी टी, और इसी को हम बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये समझ में आया? इस इक्वेशन को बोलते हैं वन टॉप इक्वेशन। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी हम लोग आए, जल्दी से लिखो इसको, ठीक है। तो वन टॉप इक्वेशन क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये था। जहां पे पाई क्या है जी, ऑस्मेटिक प्रेशर है, सी तुम्हारा कंसंट्रेशन है, आर क्या है गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर। लेकिन गैस कांस्टेंट का वैल्यू तो बहुत सारा हम लोग पढ़े थे, तो हमेशा याद रखना जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो ऑस्मेटिक प्रेशर में आर का वैल्यू हमेशा लेना है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन और मोल। इसको यूज करेंगे हम लोग, ये वाला आर का बहुत सारा वैल्यू हम लोग पढ़े थे 11वीं क्लास में, लेकिन इस वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, वो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लगभग हर टॉपिक में जितना ऑस्मेटिक प्रेशर का जो 4 टाइप पढ़ा है उसमें सब में ये है, और इसी पे बेस्ट न्यूमेरिकल होता है। तो हम लोग वन टॉप इक्वेशन से क्या जाने कि वी नो दैट पाई इज इक्वल टू क्या होता है सी आर टी, और ये भी हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी, ठीक। अब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सॉल्यूट में अगर हम पुट करें यहां से एक बार डायरेक्टली यहां हम आए, पाई इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है जी, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। सॉल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम एन के जगह उसको पुट करें तो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू एन के जगह क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वो एन के जगह, वॉल्यूम पहले से यहां है और ऊपर में क्या है आर इंटू टी। ये तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब अगर एमबी निकालना है तो एमबी क्या होगा बताओ, पाई इंटू भी, नो, एमबी होगा डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी बाय पाई इंटू, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट, आर तो पता ही है, टेम्परेचर और ऑस्मेटिक प्रेशर और वॉल्यूम पता हो, तो हम इजीली बता सकते हैं कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कोई अननोन सॉल्यूट का। ये जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, इसको जल्दी से लिख लो। इसके बाद हम लोग कुछ कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं, छोटा छोटा डेफिनेशन के फॉर्म में एग्जाम में आता है, कुछ कुछ ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स।
तो पहला जो टर्म्स होता है वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी एग्जाम में आता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो दो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, ठीक, आइसोटोनिक में अगर इसका ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 1 है और अगर इसका ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 2 है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, सेम है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसका मतलब टू सॉल्यूशन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर सेम होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ऑस्मेटिक प्रेशर पे वेरिएशन आएगा। तो अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर सेम है तो हम बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू, अभी हम क्या देखें जी, CRT देखे, तो हम इसको बोल सकते हैं ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं इस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा C1RT। मान लो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, तो कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट नहीं है तो C1RT, और इसको क्या बोल सकते हैं C2RT। RT कैंसिल हो जाएगा, मतलब C1 इक्वल टू C2। तो दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ये है। तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में लिखते हैं टू सॉल्यूशन having same value of osmotic pressure called isotonic solution, ठीक है। दैट इज करके हम ये लिख सकते हैं, वहां जो हम अभी पढ़े ना कि दो सॉल्यूशन है जिसमें दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर सेम है, पहला सॉल्यूशन का पाई 1 ऑस्मेटिक प्रेशर, दूसरा का पाई 2, दोनों अगर हम सेम है तो हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर C1RT हो जाएगा क्योंकि पाई इक्वल टू CRT। पहला सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को C1 मान लिए, दूसरे का C2 मान लिए, RT कैंसिल, तो C1 इज इक्वल टू C2। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हम और एक डेफिनेशन दे सकते हैं इसके बेसिस पे कि टू सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन, ठीक है, कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां से हम लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, जल्दी से लिखो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टर्म्स जो है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम बोले कि अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 2 है, तो अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ए सॉल्यूशन हुज ऑस्मेटिक प्रेशर इज हायर विथ रिस्पेक्ट टू ऑस्मेटिक प्रेशर वैल्यू ऑफ अदर सॉल्यूशन। तो वही लिख रहे हैं ए सॉल्यूशन हुज ऑस्मेटिक प्रेशर value is higher with respect to osmotic pressure value of other solution। अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर दूसरे के कंपेयर में ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दैट इज हम बोल सकते हैं कि पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, ठीक है, या हम बोल सकते हैं पाई 1 को फॉर्मूला होता है CRT, C1RT इज ग्रेटर देन C2RT, या बोल सकते हैं C1 इज ग्रेटर देन C2। ये दोनों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का हो गया, जल्दी से लिखो। थर्ड जो होता है वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जस्ट इसका उल्टा कि सॉल्यूशन हुज ऑस्मेटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मेटिक प्रेशर वैल्यू ऑफ अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में हम लोग जस्ट इसका उल्टा बात करेंगे कि अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से कम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। मतलब सॉल्यूशन हुज ऑस्मेटिक प्रेशर वैल्यू इज लोअर
with respect to osmotic pressure value of other solution, that is pi1 is equal to pi1 is less than equal to pi2, बोल लिख लो जल्दी से। अब एक सवाल है कि इस टाइप का कंटेनर है जो सेपरेटेड है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है हमारा, ये इधर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है, इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब सवाल है कि मूवमेंट सॉल्वेंट का किधर होगा, मतलब ऑस्मोसिस किधर होगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मतलब कंसंट्रेशन इसका क्या है, ज्यादा है। जब कंसंट्रेशन तुम्हारा ज्यादा होगा इसका मतलब मोर नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट। इधर क्या है जी, कंसंट्रेशन क्या है, लेस है क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब जिधर हम लोग पढ़े हैं कि जिधर ज्यादा नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा जी, कम होगा। मतलब इधर वेपर प्रेशर लेस होगा, इधर वेपर प्रेशर क्या होगा, मोर होगा। अब इधर प्रेशर ज्यादा है वेपर प्रेशर, तो इधर ही मूवमेंट होगा ना सॉल्वेंट का, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा। तो ये था हम लोग का आज का ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें क्या बाकी रह गया, सवाल बाकी रह गया न्यूमेरिकल। तो इसका न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर का और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब रॉल्स लॉ का जो न्यूमेरिकल है, दोनों को हम साथ मिला के नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।